मैं सोच चुका हूँ पापा, मैं प्रशिक्षण के लिए बाहर जाऊंगा। मामा का तो पता नहीं, लेकिन माँ मुझे कभी भी इस सफर पर निकलने नहीं देंगी। इसीलिए आप तैयारी कीजिए पिताजी। मैं अपने जीवन युद्ध में खुद उतरकर अपनी किस्मत लिखना चाहता हूँ। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद गुरुदेव गला साफ करते हुए भारी किंतु कोमल स्वर में कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पापा ने जितना कहा है, हो सकता है तुम्हें उतना संघर्ष ना करना पड़े, लेकिन तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी कहा है वह सब कुछ सच है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम हमसे भी अधिक शक्तिशाली बनकर लौटोगे। तुम अपने साथ स्पेस ब्रेसलेट या फिर स्पेस रिंग नहीं ले जा सकते, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ के भीतर एक कॉम्प्रेस्ड वैक्यूम स्पेस तैयार कर रहा हूँ। इससे तुम अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं रख सकते हो। उसके बाद गुरुदेव आर्य के हाथ पर एक छोटा सा कट लगाते हैं। फिर उसके हाथ के भीतर एक विशाल वैक्यूम स्पेस निर्मित करके अपनी शक्तियों से उसे संकुचित करना शुरू कर देते हैं। जब वह वैक्यूम स्पेस सिकुड़कर मटर के दाने के बराबर रह जाता है, तब वह उसके ऊपर एक सील चढ़ा देते हैं और उस वैक्यूम स्पेस को हाथ के भीतर स्थिर कर देते हैं। बेटा, याद रखना, महावीर बनने से पहले तुम्हें इस वैक्यूम स्पेस को किसी रिंग या ब्रेसलेट में स्थानांतरित करना होगा, नहीं तो ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव, मैं तो कुछ ही दिनों में महावीर बनने वाला हूँ। आर्य हैरानी भरी नजरों से गुरुदेव की तरफ देख कर कहता है, नहीं, तुम अभी कुछ दिनों में महावीर रैंक तक नहीं पहुंच सकते। गुरुदेव की भारी आवाज पूरे कक्ष में किसी आकाशवाणी की तरह गूंज उठती है। यह सुनकर केशव दुख, चिंता और हैरानी के साथ पूछते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? क्या फिर से? हाँ, फिर से उसे अपना रैंक गिराना होगा। क्या और कोई रास्ता नहीं है गुरुदेव? आंखों में आंसू, गले में कंपन लेते हुए केशव पूछते हैं। यह सुनकर सेनापति भी स्तब्ध रह जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है, एक मासूम बच्चे के जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों? क्या गुरुदेव का अनुमान सही था? अगर उसके जीवन में इतनी कठिनाइयां आएंगी, तब वह आगे कैसे बढ़ पाएगा? शायद प्रकृति उसे अपने ढंग से शिक्षा देना चाहती है, इसीलिए उसकी किस्मत उसे घर से दूर कर रही है। लेकिन वह तो अभी भी एक बच्चा ही है। फिर क्यों? ऐसे ही अनगिनत प्रश्नों के बीच वह उत्तर खोजने का प्रयास करता रहता है। जितना अधिक वह सोचता जाता है, युवराज यानी आर्य के प्रति उसके मन में सम्मान उतना ही बढ़ता जाता है। बातों को समझने की कोशिश करो केशव। ये समझो कि आर्य के प्रतिभा के बारे में सभी जानते हैं। तुम उसे कितना भी दूर क्यों ना भेज दो, उसकी उम्र में उसका ये स्तर उसे शत्रुओं के सामने अवश्य ले आएगा। और वह जहां जाने वाला है, वहां यदि कोई उसकी उम्र में अचेतन के 5वें पड़ाव तक पहुंच जाए, तो उसे सिर में बिठाकर राजा बना दिया जाता है। तो क्या उसे अपना रैंक अचेतन तक गिराना होगा? केशव पूछते हैं। नहीं केशव, ऐसे बच्चों जैसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? तुम भी जानते हो कि अचेतन केवल एक जागरण की प्रक्रिया है। इस रैंक पर व्यक्ति अपने शरीर और अस्तित्व की मूलभूत समझ विकसित करता है। अचेतन रैंक पानी में भीगे हुए उस बीज के समान है, जो अपना सूखापन छोड़कर नए जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाता है। ये केवल एक ज्ञान अवस्था है और स्वयं को समझने की प्रथम उपलब्धि है बस। भले ही पिछली बार आर्य के रैंक शुरुआती अचेतन तक गिर गया था, क्योंकि तब वह बहुत छोटा था। वह अभी भी बच्चा ही है, लेकिन तब की तुलना में उसकी समझ और उपलब्धियां कई गुना बढ़ चुकी है। इसीलिए इस बार उसे अपना स्तर केवल प्रारंभिक सचेतन स्तर तक ही गिराना होगा। ये सब ये सुनकर समझ जाते हैं और धीरे धीरे अपनी पुरानी स्मृतियों में खो जाते हैं। उन्हें याद आता है कि ट्रेनिंग के दौरान उनके दादाजी प्रताप रिजान जबरदस्ती महाबली बनने का प्रयास कर रहे थे। उस समय पूरा साम्राज्य शत्रुओं से घिरा हुआ था। हर व्यक्ति भय और चिंता में डूबा हुआ था।
तभी अचानक एक भीषण धमाका हुआ। प्रशिक्षण कर रहे प्रताप रिजान का शरीर सूखे मिट्टी की तरह फट गया और उनके शरीर से रक्त किसी फव्वारे की तरह बहने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उनके जीवन के अंतिम कुछ क्षण ही शेष हों। सभी लोगों के मन में केवल एक ही विचार था, मर गए, अब कोई नहीं बचेगा। उसी क्षण एक 6 वर्ष का बालक अपनी मीठी आवाज में बोला, पर दादाजी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचाऊंगा। ये कहकर वह दौड़ता हुआ प्रताप के पास पहुंच गया और अपने छोटे छोटे दोनों हाथ प्रताप के सिर पर रख दिए। तभी एक दिव्य आभा दोनों को घेर लिया। कुछ ही क्षण बाद बूम, एक छोटा सा विस्फोट ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। अगले ही क्षण वह दिव्य आभा धीरे धीरे विलीन होने लगी। उसके साथ ही एक असहनीय दबाव चारों ओर फैल गया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति अनायास ही घुटनों पर झुक गया। हाँ, प्रताप महाबली बन चुके थे, लेकिन उस क्षण किसी के चेहरे पर विजय की मुस्कान नहीं थी, क्योंकि प्रताप के ठीक पीछे एक 6 वर्ष का बालक पड़ा हुआ था। उसका शरीर पीला पड़ चुका था, होठों की लाली गायब थी और उसके सांसें इतनी धीमी थी मानो हर सांस मृत्यु से छीन कर ला रही हो। आर्य की मां सबसे पहले उसके पास पहुंची। कांपते हाथों से उन्होंने उसका चेहरा उठाया। आर्य बेटा, आंखें खोलो। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। केशव और उसके मामा भी तुरंत उसके पास आ गए। कुछ ही क्षण पहले जो बालक अद्भुत तेज और जीवन शक्ति से भरा हुआ था, वही अब एक साधारण बच्चे की तरह मृत्यु से संग्राम कर रहा था। बिना एक पल गवाए सब उसे सुश्रुत महल ले गए। प्रताप अभी भी स्तब्ध खड़े थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से केशव का हाथ पकड़ा। बहुत प्रयास के बाद उनके होठों से केवल एक शब्द निकला, कैसे? क्या होगा इस कहानी में आगे? कौन था ये 6 वर्ष का बालक? क्या वह फिर से स्वस्थ हो पाएगा और प्रताप रिजान इस सदमे से पूरी तरह से निकल पाएगा या आत्मग्लानि में डूब जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुप्रीम वॉरियर चैप्टर 1 सिर्फ और सिर्फ मिस्टिक फैंटेसी पर। धन्यवाद।